हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। आज हम केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करने वाले बेटा। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले आता है केमिकल टॉपिक टू बी डिस्कस इन द टुडे सेशन। तो क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? केमिकल बॉन्ड क्या होता है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, भाई आयनिक बॉन्ड होता है, लैटिस एनर्जी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड भी हम पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है भाई? दो एटम्स जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद में मॉलिक्यूल बनाते हैं, वही होता है केमिकल बॉन्ड। यस, क्लियर है? ये लगभग सबको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स के सहारे बंधे हुए हैं दोनों न्यूक्लियस, पता है? और इलेक्ट्रॉन्स का खुद का कोई मास भी नहीं होता, तब भी ये दोनों न्यूक्लियस बंधे हुए हैं। यस, क्लियर है बेटा सबको? केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो देखिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट एटम्स आयंस टुगेदर, डिफरेंट केमिकल स्पीसीज के अंदर केमिकल बॉन्ड होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, नथिंग स्पेशल। व्हाई केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? तो हमने देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ना, यहां से आपको समझ में आएगा केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे क्लोरीन की है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2s2, 2p6. 3s2 और 3p में 5 Yes, sir. हो गए 17 पूरे। तो देखो इसमें p में 5 है। जिस भी एटम का लास्ट शेल अगर खाली है तो सभी एटम ये ट्राई करते हैं कि उनकी लास्ट शेल भर जाए, बस इसी वजह से वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई द एलिमेंट्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। समझ में आ गया भाई? सर इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते नेचर के अंदर तो कभी वो बॉन्ड ही नहीं बनाते। नहीं बनाएंगे। जैसे अब हमने किया ना, इनर्ट गैसेस का एक ग्रुप होता है, 18th ग्रुप, 18वां ग्रुप, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, रेडन। ये जो गैसेस हैं ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती। अगर बनाती हैं तो जबरदस्त सर 118 भी तो आएगा ना, ऑर्सेज नियम। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, यस आएगा, लेकिन वो बेटा रेडियो एक्टिव है वो वाले एलिमेंट, इसलिए उनको बॉन्डिंग में कैलकुलेट नहीं करते। नीचे वाले जो ग्रुप है ना, नाम जरूर मैंने आपको दिए, बट वो रेडियो एक्टिव हैं तो हम उनको कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्लियर है? आपने जो नाम दिया तो याद हो गया सर, रट्टा मार ली सर। बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। उसको हर रोज ना 2 मिनट लगा के रिवाइज करते रहिए पीरियोडिक टेबल को, जो लर्निंग के लिए बोले एलिमेंट्स। हर रोज सिर्फ 2 से 3 मिनट फटाफट एक बार ना मुंह से बोल दो और उसको याद कर लो एक बार। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगेंगे, हर रोज रिवाइज कीजिए, उससे आपका 100% सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, तो यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर हमने जो 18th ग्रुप किया था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन का, तो रेडन का, इनके सारे लास्ट शेल भरे होते हैं, तो इसलिए वो बॉन्ड नहीं बनाते। जिसके भी लास्ट शेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कम ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड बनाएंगे। दैट इज व्हाई मॉलिक्यूल्स फॉर्म बॉन्ड, एटम्स फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, तो ये रीजन है भाई एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, सीधी और साफ चीज। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो बॉन्डिंग इज अ वे टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी। ये रिड्यूस क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। और रिड्यूस कैसे होगी? जब उनका लास्ट शेल भरा होता है तब वो रिड्यूस करेंगे उस एनर्जी को। ठीक है, बट ये हमेशा के लिए सच नहीं है, तो इस डेफिनेशन को पूरा सही मत मानिएगा। जो मैंने बताया वो रीजन है मेन वाला। टाइप ऑफ बॉन्ड, तो देखो भाई, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है और मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, और एक डेटिव बॉन्ड भी होता है, वो भी हम आगे करेंगे। 3 टाइप के बॉन्ड है। आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं आयनिक बॉन्ड को। कैसे बनता है? सिंपल बताता हूँ। आयनिक बॉन्ड का आप सबको वैसे पता होगा, आयनिक बॉन्ड के बारे में मुझे लगता है कि सबने पहले जरूर सुना होगा, है ना? सुना हुआ आयनिक बॉन्ड, 9th 10th क्लास में भी था ये। सोडियम सर वो बॉन्ड जो आयंस के शेयरिंग पे बनते हैं। 1s2 2s2 2p, कितने आएंगे? 11 होते हैं ना इसमें, 4 और 6 10 के बाद 3s में 1, 11 हो गए पूरे। अब सोडियम के लास्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो सोडियम बन जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p में 6 और 3s में से इलेक्ट्रॉन अब चला गया, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, क्योंकि अब इसकी जितनी भी शेल हैं, सारी शेल के सारी सब शेल सब कुछ भरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस बेटा, क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं जरा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब बात आती है क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2s2 p6 3s2 और 3p में 5। 3p5। ठीक है, 3p में 5 है। तो अगर ये एक सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6।
3p में आ गए 6, ठीक है। अब देखो ये भी एक नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके सारे के सारे ऑर्बिटल अब फुलफिल है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और दूसरी प्रॉब्लम है इसके आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव। तो एटम ये भी नहीं चाहते कि उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, ये भी एटम्स की प्रॉब्लम है। और वो ये भी चाहते हैं कि हमारी शेल भी भरी हो। तो क्या इलाज है इसका? अगर सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के पास चिपक जाएं मैग्नेट की तरह, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? यस सर। क्लियर है? तो इस तरह से ये एक साथ इकट्ठे रहेंगे और हम इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक डोनेट करेगा दूसरा लेगा, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को एक डोनेट करेगा दूसरा लेगा, यही होता है आयनिक बॉन्ड। दैट्स इट। क्लियर है सभी को? HCl को NaCl को ना हमें पढ़ाया गया था 10th क्लास के अंदर कि आयनिक भी होता है और कोवैलेंट भी होता है। NaCl कोवैलेंट नहीं होता, 100% आयनिक ही है, लेकिन कोई भी बॉन्ड 100% तो होता ही नहीं है, ये सच है। जो कोवैलेंट नजर आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, जो आयनिक होगा उसमें भी कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। याद है हमने थर्ड लेसन में पीरियोडिक टेबल वाले में किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड लेसन में आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखनी आनी चाहिए। और थर्ड लेसन में पीरियोडिक टेबल में हमने किया था कि कौन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कौन आयनिक बनाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 होता है, तो क्या होता है सर? 50-50 नेचर होता है सर। कोवैलेंट और आयनिक का दोनों का 50-50 नेचर। पार्शियल अगर नेचर 1.7 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो आयनिक नेचर ज्यादा है, आयनिक होगा, और उससे 1.7 कम होगा से तो कम है तो कोवैलेंट नेचर, कोवैलेंट होगा। है ना? अब आप ये कहो डिफरेंस कितना भी बड़ा हो, 1.7 से कितना भी ज्यादा हो, आयनिक नेचर तो है पर 100% आयनिक नहीं है। तो NaCl भी 100% आयनिक नहीं है। कभी कभी ये क्लोरीन के पास बैठा रहता है, याद रखना, कभी कभी इसके दिल में आता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास घूम रहा है, क्यों ना मैं इसे अपने पास बुला लूं, और वो कभी कभी गलती से उसके पास चला जाता है। तो कभी कभी गलती से दोनों एटम न्यूट्रल भी हो जाते हैं, बट वो कभी कभी होते हैं, नमक में बैठे रहते हैं आराम से, हम उसको खा भी लेते हैं, तब भी वो कभी कभी ऐसा करते हैं, हमेशा नहीं। ठीक है? क्लियर है? यस सर। है ना? ये सारा दिन ऐसे ही करते रहते हैं एटम। सोचो एटम में इलेक्ट्रॉन आपस में खेल रहे हैं, सब हमारी बॉडी में भी भरे पड़े हैं वो, और सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कभी वो उसको डोनेट कर रहा है, कभी उसको कर रहा है, कभी ये बॉन्ड बना, कभी वो बॉन्ड बना। हमारी एक यूनिट, एक सेल में, एक सेल जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारी सेल्स होती है ना, मल्टीपल सेल्स से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें पढ़ा होगा बायोलॉजी में। एक सेल में 3000 से ज्यादा टाइप के प्रोटीन होते हैं। वो प्रोटीन मतलब 3000 से ज्यादा टाइप के प्रोटीन, ठीक है? एक सेल में सिर्फ? हाँ, एक सेल में। अब सोचो, इसलिए कहते हैं आप लोगों को प्रोटीन खा लो, प्रोटीन खा लो, दूध पियो, मिल्क पियो, प्रोटीन खाओ, हरी सब्जियां खाओ, ताकि हर तरह के, दालें खाओ, दालों में प्रोटीन्स होते हैं। हर तरह की चीजें आपको अलग अलग वेरिएशन में खानी चाहिए, किसी एक ही चीज के पीछे खाना, तो वेरिएशन इसलिए जरूरी होती है। एक मिनट बेटा, पूछता हूँ आपसे भी। तो अब देखो 3000 टाइप के हैं, और वो क्या करते हैं पता है? वो रिएक्शंस करवाते हैं, केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में सारा दिन चलती रहती है। तो 3000 से ज्यादा टाइप के प्रोटीन है, इसका मतलब 3000 से ज्यादा टाइप की रिएक्शंस हमारी एक यूनिट सेल में, एक सेल में चलती रहती है सारा दिन, है ना? कमाल की बात, सारी केमिकल लोचा है, सब एटम्स हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ये सब मतलब हो गया ना कि मतलब हमारा जो बॉडी सेल है वो खुद को बैलेंस रखने के लिए एक बार में मतलब या फिर 1 सेकंड के अंदर, टाइम कितना भी लगे, 3 से 4 हजार रिएक्शन करता है। हाँ, 3-4 हजार रिएक्शनें चलती रहती हैं, हमेशा चलती रहती है, किसी न किसी सेल में कोई ना कोई, सोते टाइम भी चलती रहती है, वो कभी बंद नहीं होती। स्टेबल जब तक रखने के लिए हमारा होती है ना शायद। जब तक हमारा हार्ट चल रहा है, हमारा ब्रेन चल रहा है, वो हमेशा चलती रहती है ना? कमाल की बात। और उनमें इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर भटकते रहते हैं सारा दिन, इलेक्ट्रॉन कभी रुकता ही नहीं है, वो तो हमेशा ही चलता रहता है। ऊपर से केमिकल रिएक्शन भी चल रही है। सोचो जरा, पूरी बॉडी हिल रही है, ऐसे चक्कर काट रही है जबरदस्त वाले, लेकिन हमें लग रहा नहीं, नहीं हमारा शरीर, हमारा बहुत अच्छा शरीर, घंटा शरीर, अच्छा अच्छा कुछ नहीं होता शरीर, याद रख लेना। ठीक है? अंदर से खोल के देखो, सब रेड कलर का कचरा ही मिलेगा आपको, है ना? बहुत कचरा। और मसल्स तो वो सफेद से रंग की होती हैं, अगर उनमें खून ना हो तो वो सफेद नाड़ियां होती हैं, सॉरी नर्व सेल्स होती हैं, मसल्स रेड कलर की मिलेंगी, सब अंदर से कचरा मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं है बॉडी में, बाहर से चमकते हैं बस, है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आयनिक बॉन्ड अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द गेन एंड डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अनदर फॉर्म। ठीक है, बस बस अब कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। अब देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और डोनेट होंगे। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करते हैं दो क्लोरीन के एटम्स की, तो एक क्लोरीन एटम आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है? अब एक और क्लोरीन एटम है, तो ये क्या करते हैं, अपना एक क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक और क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन,
ये क्या करते हैं, कहते हैं भाई हम ना दोनों अपना ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, तेरा ये वाला ऑर्बिटल है, मेरा ये वाला है, तो हम दोनों क्या करें कि इस ऑर्बिटल को ओवरलैप कर लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लेते हैं, तो मुझे लगेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास है और तुझे लगेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन तेरे पास है। समझ में आई ये बात? यस है ना? तो Yes, sir. इस तरह जी से सर। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो एक भूतनी सी बन गई, देखो सही है ना डायग्राम? डरावना है कितना। खैर इसी ठीक है। केमिस्ट्री में ना आप एक चीज नोटिस करना कि अगर आप किसी न्यू न्यू बंदे को ना एकदम केमिस्ट्री का इन डेप्थ डायग्राम दिखा दोगे ना 9th में, वो बेचारा डर के कभी साइंस नहीं लेगा। ऐसा हो सकता है, बाकी डिपेंड करता है उसके इंटरेस्ट पर। तो देखो हम इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों हाइड्रोजन कहते हैं यार अपने दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना हम क्या करें कि बहुत पास आ जाए, इतने पास कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे ही ऑर्बिटल में घूमने लग जाए। तो वो कहेगा कि मैं इतना पास आ रहा हूं तो तुझे तेरा इलेक्ट्रॉन भी मेरे ऑर्बिटल में घुमाना पड़ेगा। तो दोनों अपने ऑर्बिटल्स को शेयर कर लेते हैं, समझ गए? दोनों ऑर्बिटल्स को शेयर कर लेते हैं, तो इसका मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अब दोनों के पास है, यानी दोनों के पास एक साथ इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं शेयरिंग, शेयर करना, ठीक है? जिससे इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट। यहाँ पर डोनेशन नहीं होता, ना तो इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ना लेफ्ट वाले ने, ना राइट वाले ने, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दोनों के इलेक्ट्रॉन अब दोनों के पास है। यूं नहीं कह सकते कि एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला गया, दोनों इतने पास आ गए कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। दैट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। वैलेंसी को इकट्ठा कर लिया, ठीक है? उसे एक चाहिए था, उसे सर भी एक इस समय इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन बस सेंटर में घूमते हैं, दोनों एटम्स के सेंटर में, हमेशा इन दोनों के सेंटर में यहाँ घूमते रहते हैं सारा दिन, कभी इसके पास कभी उसके पास, है ना? यही वेले बैठे रहते हैं सारा दिन, काम धंधा तो इनको है नहीं। क्लियर है? यस सर, क्लियर है सभी को समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट सर। वाला एक चीज देखिए। पूछनी सर। हाँ बोलो सर बोलो। आपने ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में नाइट्रोजन दे रखा है, कहाँ? ये ट्रिपल हाँ तो कोवैलेंट ट्रिपल बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन है बेटा, वो आगे है, आप बताता हूँ रुकिए, ठीक है वो आगे। अब ओके देखिए सर। कोवैलेंट बॉन्ड is a type of chemical bond between the atoms which formed by mutual sharing of valence shell electron। जो वैलेंस शेल कौन सी होती है? लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को वैलेंस शेल बोलते हैं। वैलेंस शेल निकालनी आती है सभी को? यस सर। लास्ट sir, शेल आती है। में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अगर वो नंबर उनका 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस कर दो, अगर 4 तक है तो वही उसकी वैलेंसी होती है। और जितनी वैलेंसी है उसकी वैलेंसी के बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं लोन पेयर, उनको पेयर में बना दो, लोन पेयर हो जाएंगे, दो दो का पेयर। तो यहाँ देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन में मैंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 2p के अंदर कितने आएंगे? 4। अब मैं 2p को एक्सपेंड कर रहा हूं, 1s2 2s2, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पता है ना? px, Yes, sir. 2py और 2pz। हमने ऑर्बिटल्स की शेप भी की थी, तो तीनों ऑर्बिटल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से, इसमें 2 इसमें 1 1 है। क्लियर है? अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, ध्यान से देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी निकालें तो वैलेंसी निकलेगी 2, 2 आएंगे लोन पेयर। तो जो ये अंदर वाले ये हैं वो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर बनेंगे, ठीक है? कैसे आएगी वैलेंसी वो बता देता हूं। लास्ट शेल इक्वल होती है वैलेंस शेल, और इक्वल उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लास्ट शेल के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो वो निकलेंगे टोटल 4 और 2 6। सेकेंड शेल लास्ट शेल है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ पहले, ये सेकेंड शेल है, और सेकेंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी? वैलेंसी आ गई 8 - 6। यस क्लियर है सभी को? तो आ गई 2। तो वैलेंसी तो 2 आ गई ऑक्सीजन की। ऐसे ही निकालते हैं वैलेंसी और लोन पेयर। तो अब देखो लोन पेयर क्या चीज होती है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, नहीं 6 सॉरी, 6 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 ने बना लिए बॉन्ड, तो बच गए कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। पेयर में कितने बचेंगे? 2 से डिवाइड कर दो, इसे पेयर आ जाएगा 2, यानी कि लोन पेयर हो गए 2। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन लोन पेयर बनकर वहां बैठे रहेंगे और बॉन्ड के शेप को इफेक्ट करेंगे, उसके शेप को बिगाड़ देंगे, ठीक है? और बाकी के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बनाएंगे बॉन्ड। ये बात क्लियर हुई सभी को?
यस सर बस फिर बता दो सर, थोड़ा Yes, थोड़ा सा sir, हो लास्ट गई। का। देखिए क्या हो रहा है कि मैंने वैलेंसी निकाली, वैलेंसी निकल गई 2। अब मैंने बोला कि 2 तो इलेक्ट्रॉन है, 6 टोटल इलेक्ट्रॉन थे, 2 ने बना लिए बॉन्ड। वैलेंसी का मतलब जो जितने बॉन्ड बनेंगे, और बाकी के इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6 में से 2 को माइनस कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अगर इसका पेयर में, ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेंगे डेफिनेटली, इसी को इसलिए से लोन पेयर बोलते हैं। तो 2 का एक पेयर बनता है तो टोटल हो गए 2 लोन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है, तो लास्ट शेल में जो भी आपको डबल डबल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो है लोन पेयर, और जो सिंगल सिंगल है ये बनाएंगे बॉन्ड पेयर। यहां से भी देख सकते हो। क्लियर है? यस सर। इसको याद होना चाहिए सभी को, 1 से 20 तक एटम्स के सभी के लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब कुछ लिख लीजिए इस तरह से, जैसे मैंने ये एक एटम के लिए लिखा, सबका 1 से 20 तक लिख के देखिए, बार बार उसे याद कीजिए, लोन पेयर निकालने आने चाहिए। क्योंकि उसके बाद लोन पेयर के बाद इस लेसन में उससे थोड़ा हाइयर एक्सटेंड वाला पार्ट करने वाले हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ऐसा ही एक और ऑक्सीजन का एटम होगा। तो अब मैं उन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक साथ यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो एक ऑक्सीजन एटम है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1 1। एक और ऑक्सीजन का एटम है, उसको मैं रेड कलर से शो करता हूं। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px में 2 है, 2py में 1 और 2pz में 1। अब ये क्या करते हैं पता है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा मैंने इसको पास लिख दिया, थोड़ा सा दूर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पर शो करेंगे इसे। देखिए 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। अब ये तीनों के तीनों क्या करने वाले हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है। ये क्या करते हैं, ये जो 1 1 हैं ये अपने ऑर्बिटल शेयर कर लेते हैं ऐसे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये शेयर हो गए, ये 2 बन गए कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। और दोनों sir. ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है ना ये वाले, क्लियर है? और दूसरे ऑक्सीजन पर भी उसके, मान लो कि वो ग्रीन वाला ऑक्सीजन मान लीजिए उसे, उसके पास में भी 2 लोन पेयर पाएंगे। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन, तो इस तरह से टोटल डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन में। और लास्ट के अच्छा इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा शो करने होते हैं आपको, सारे के सारे शो करने होते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 शो कर रखे हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, 4 सर तो ये, इसके पास वो हो गए, सर ये और ये ऑक्सीजन 2 के, इलेक्ट्रॉन। सर आवाज फट रही है। क्या बेटा? आपकी आवाज बहुत पीछे से आ रही है बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही प्रतीक। सर मैं पूछ रहा था कि सर जो ऑक्सीजन के साइड में सर आपने 2 डॉट्स लगाए हैं सर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सर वो 2 डॉट्स लोन पेयर को बता देंगे कितने लोन पेयर हैं? हाँ, वो लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है ना, देखो 2 ये 2 ये, तो एक ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इनको ऐसे शो करते हैं। आप ऐसा भी शो कर सकते हो, इनका ऑर्बिटल बना सकते हो, ये वाला और ये वाला, ये 2 लोन पेयर हो गए, इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं ये, और ये 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के हो गए। यस, क्लियर है? यस सर। सर तभी 10वीं में सर 10th में हम 2 ऐसे डॉट बनाते थे। हाँ, वो लोन पेयर्स होते थे अगर ऐसे डॉट थे, क्योंकि लास्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे लेसन में हम इसको यूज करने वाले हैं। सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, सारों को दिखाओ, जितने बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्ड बनाओ, और जो बाकी के बच्चे वो लोन पेयर्स। क्लियर है सभी को? ये वाला डायग्राम रचना बेटा, आप कुछ पूछ रहे हो? Yes. Yes, sir. Yes, Sir, sir, clear है। बोलो। PY and PZ clear नहीं हुआ। पीवाई पीजेड क्लियर नहीं हो मतलब एक इलेक्ट्रॉन है पीवाई के पास, तो वो क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, अपने पास बुला लेगा। दोनों ऑक्सीजन एक साथ आ गए और दोनों ऑर्बिटल्स पीवाई पीवाई ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आएंगे, पीजेड पीजेड एक दूसरे के पास आएंगे, और वो दोनों आपस में शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। सर तो अब ये XYZ कैसे आए? एक्स वाई जेड कैसे है? पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पता है? Yes, sir. तो पी के 3 ऑर्बिटल्स की शेप हमने बताई थी, डिस्कस की थी। देखो एक होता है पी एक्स, ये हो गया पी एक्स एक्स एक्सिस पर, दूसरा होगा पी वाई, ऐसा होता है, ये पी वाई है वाई एक्सिस पर, और तीसरा एक पी जेड एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस मतलब आप थोड़ा तिरछा दिखा दीजिए, ये पी जेड एक्सिस। यस, ये चीज की थी हमने, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Clear हो गया।
तीन ऑर्बिटल होते हैं बेटा, तो तीन ऑर्बिटल हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। तो मैंने जस्ट इसको लास्ट शेल को एक्सपेंड किया है। इसको एक्सपेंड करने का मतलब होता है कौन किसके साथ कहाँ बैठा है वो आपको पता लग जाए। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए इसे एक्सपेंड करके लिखना होता है, वरना बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी। हाँ सामने बेटा क्या पूछ रहे हो, बोलो। सर जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन का एक एटम है तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो दूसरे वाले एटम के भी सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो पेयर कैसे बना लेंगे कि उनको तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमना चाहिए, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शन में। वो सब कुछ हम जब आगे वीबीटी थ्योरी और वेस्पर थ्योरी करेंगे उसमें सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि ओरिएंटेशन कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, लोन पेयर को रिपेल करेंगे, और इनके रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल की शेप बदल जाती है। और ये शेप कैसी बनती है? ये शेप ऐसी बनेगी, मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए एक दूसरे का इनमें, और मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस, ताकि एक दूसरे को कम रिपेल करें। उस हिसाब से मॉलिक्यूल अपनी शेप को बदल लेगा। क्लियर है? उसमें मतलब अगर कोई हम पे एक एटम है ऑक्सीजन का, तो वो जो लास्ट किया उनकी जो घूमने की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज हो सकती है किसी भी वो थोड़ा वो उसका ओरिएंटेशन बदल देगा, डायरेक्शन बदल देगा, बिल्कुल उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फिर समझ गए? डायरेक्शन चेंज करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन के अगर मान लो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है अभी, तो सर उसके डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए पहले उसे अपोजिट भी तो घुमाना होगा, तो उसको रोकना भी तो होगा। एंटी क्लॉकवाइज नहीं बेटा, वो घूमेगा वहीं जिस एरिया में। देखो मान लो कि ये एक आपका ऑर्बिटल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ये Yes, सेंटर है एटम का, ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मान लो एक ऑर्बिटल में घूम रहे हैं। मैं क्या करूंगा कि इस ऑर्बिटल की शेप ऐसी हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स अभी भी यहीं घूमेंगे, शेप बदल दी। सर इनकी शेप बदलने से इनका मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बन जाएंगे? तो सर घूम तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही रहे हैं। अरे हाँ, शेप बदलने से डायरेक्शन थोड़ा बदलेगी, तो मैंने कब कहा डायरेक्शन बदलेगी? वो तो आपने एज्यूम किया ना। जैसे वो गलत होगी, बट से कैसे, तो मतलब ये सेम साइड में घूमते हुए एक दूसरा पेयर बना लेंगे सेम डायरेक्शन में घूमते हुए। पेयर कैसे? सेम डायरेक्शन नहीं होगी। एक ऑर्बिटल में दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट स्पिन के साथ ही घूमते हैं, सेम डायरेक्शन के साथ नहीं घूमेंगे। एक ऑर्बिटल में तो दोनों अपोजिट ही मिलेंगे, पक्का। समझ गया? मैं आ गया। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस ऑर्बिटल में, तो वो जब आएगा तो उसकी रिपल्शन से अपने आप वो फ्लिप हो जाएगा। आपने मैग्नेट को मैग्नेट के पास लेके आए हो ना कभी? यस सर। तो जब वो सेम पोल होता है तो वो एकदम से घूम जाती है और घूम के पटक से चिपक जाती है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है, जब सेम डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो वो एक की डायरेक्शन पलट जाएगी, किसी की भी पलट सकती है, और फिर वो अपोजिट स्पिन के साथ ही एक ऑर्बिटल में रहेंगे और उनके ऑर्बिटल की शेप बदल जाती है। जैसे मैंने ये सीधा परपेंडिकुलर शो करा, अब ये थोड़ा सा बेंड हो गया, ऐसे होता है, ऑर्बिटल की शेप बदल जाती है। यस, क्लियर है? मुझे समझ नहीं आया अच्छे से। समझ नहीं आया मतलब क्या चीज? जब मॉलिक्यूल, देखो यहाँ आप क्या कह रहे हो कि ये ऑक्सीजन, इसके पास दो लोन पेयर्स हैं, ये लो दो लोन पेयर्स हैं इस ऑक्सीजन के पास। जब ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास में भी दो लोन पेयर्स है, सपोज दैट इनकी शेप ऐसी थी। जब इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में पास आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे, लोन पेयर भी पास आएंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसकी शेप यहाँ की बजाय बस ये शेप बदल देंगे, और बाकी तो सब कुछ वहीं रहेगा। तो मैं लोन पेयर की बात नहीं, मैं उन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ जो सिंगल है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बीच में है। जो सिंगल है तो वो तो पास आए ना, उनके साथ क्या गड़बड़ हो रही है? वो तो बहुत सुखी है बेचारे, क्योंकि उनका तो पेयरिंग हो रही है। देखो वो कैसे क्या करेंगे, तो उनके डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता स्पिन के जब वो एक साथ जुड़ रहे हैं तो उनकी अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए स्पिन की। अपने आप हो जाएगी। मैग्नेट जब जुड़ रहा है, मैग्नेट को जोड़ोगे, मान लो सेम डायरेक्शन वाले एक दूसरे के सामने आए, तो अपने आप डायरेक्शन पलट जाएगी। वो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। वो स्पिन ऐसा नहीं कि वो एटम के चारों तरफ, आप सोच रहे हो एटम के चारों तरफ, अरे इलेक्ट्रॉन खुद के चारों तरफ कैसे घूम रहा है, उसका भी तो स्पिन होता है ना, खुद के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। जब वो दूसरे वाला उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, जब दोनों पास आएंगे तो ठीक है, उल्टी घूम रहा है तो सही है, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में घूम रहा है तो फिर से पलट जाएगा। दूसरी बात, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं, यहाँ मान लो एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये है न्यूक्लियस, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, यहाँ पर आ गया ये पास, जैसे ही पास आता है, मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है चारों तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली ये अपोजिट डायरेक्शन में ही घूमेगा। ये जब ऑर्बिटल के अंदर आएगा वो अपने आप यहाँ आ गया, तो अब ये अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरे वाला जो है वो ऐसे घूमेगा, वो अपने आप उसकी डायरेक्शन पलट जाएगी। समझ में आया? यस सर, वो अपने आप पलट जाएगी, उसे हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप उसका अपोजिट रहेगा। तो ये डबल बॉन्ड बन गया भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में।
ऐसे बनता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी नोटबुक में बना लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी के अंदर नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, तो दो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है वो बता देते हैं। ये सेम प्रोसेस होगा, बस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान से देखो, 7 एटॉमिक नंबर है, 8 नहीं, उसका 8 था ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 और 2p को मैं यहाँ पहले से एक्सटेंड कर रहा हूँ, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2px 2py और 2pz। ठीक है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। नीचे दूसरा नाइट्रोजन बना देते हैं, दूसरे नाइट्रोजन में भी सेम वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, 1s2 2s2, 2px में 1 होगा, 2py के अंदर भी 1 होगा और 2pz के अंदर भी 1 होगा। ठीक है, तीनों में 1 1 है, तो ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और 3 बॉन्ड बन जाएंगे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब देखो नाइट्रोजन N2 के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड ऐसे 3 बॉन्ड बनेंगे, दैट्स इट। अब 3 बॉन्ड बनेंगे। अब नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है, ये देखो 2s2, सेकंड शेल में ये एक लोन पेयर है, इसमें भी सेकंड शेल में एक लोन है, तो दोनों नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर दिखा दो, दैट्स इट। यस, क्लियर है सभी को? यस सर। ऑक्सीजन Yes, और इसका sir. ध्यान से याद कर लेना। नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। अब ये क्या होता है? हाँ बोलो बेटा। सर जैसे एक बार आपने पहले बताया था कि जैसे दो जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं वो एक दूसरे की एनर्जी लॉस बचाते हैं इस तरह से, और कोई एक इलेक्ट्रॉन सिंगल अकेला है मतलब पेयर में नहीं है तो उसकी एनर्जी मतलब बैलेंस हो जाती है। आप तो अब से जैसे तीन इलेक्ट्रॉन लास्ट से तीनों में Px1 एंड Py एंड Pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है, उनके ऑर्बिटल में दूसरा पेयर नहीं है, तो सर ये जो इनकी स्पिन होगी तीनों की सेम डायरेक्शन में होगी, तीनों मतलब दो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन घूम के एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? कैसे भी हो सकती है, ये तीनों अपने रूम के राजा हैं, तीनों अलग अलग रूम्स में हैं और अपने रूम के राजा हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, इनकी डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ऑर्बिटल से ऑर्बिटल फर्क नहीं पड़ेगा क्या? सर इन दोनों अलग अलग ऑर्बिटल को एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ेगा? अब जब ऑर्बिटल दूर दूर हैं, आप अपने रूम में रह रहे हो, मैं मेरे रूम में रह रहा हूँ, तो मैं कैसे रह रहा हूँ? ठीक है, मैं लेफ्ट साइड में सोता हूँ, आप राइट साइड में सो रहे हो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में सो रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम दोनों एक रूम में हैं और हमारा रूम कंजेस्टेड होगा, तो अगर आप ईस्ट में सो रहे हो और मैं वेस्ट में सो रहा हूँ तो ठीक रहेगा, वरना अगर दोनों ईस्ट में सो रहे हैं तो दोनों को प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वहां पर बेड नहीं लग सकता दोनों का, है ना? तो Yes. वैसा ही एटम्स में होता है, जब रूम अलग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, एक और क्वेश्चन था कि सर लाइक सर ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते, मतलब 4 बॉन्ड्स कोवलेंट? 3 बॉन्ड से ज्यादा बन सकते हैं, 5 बॉन्ड तक एग्जिस्ट करते हैं। ये डिस्कस हम आगे करेंगे जब मैं आपको बॉन्ड की शेप दिखाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, कि बॉन्ड 3 बनते कैसे हैं। अब एक ही हम यहाँ तो सीधी 3 लाइनें लगा रहे हैं, 2 एटम्स के बीच में 3 लाइनों का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन इतने पास पास तो हो ही नहीं सकते, तो वो स्पेस में कहीं और होते हैं और हम दिखाते सिर्फ लाइन से हैं उसको, तो वो हम डिस्कस बाद में करेंगे कि 3 से ज्यादा बॉन्ड, 5 बॉन्ड तक बन सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में 3 से ज्यादा बॉन्ड दिखाए ही नहीं जाते। एटम का साइज बड़ा हो तो 5 बॉन्ड बनेंगे, कार्बन या नाइट्रोजन 4 या 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकते, भले उनकी वैलेंसी 4 हो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो होता है फिर? हाँ, C2 होता है, उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड होता है, वो भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द सेम एटम। दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एटम से आते हैं, ये डेफिनेशन है। अब इसका मतलब क्या है, तो चलिए इसको अब पढ़ते हैं जरा नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो सेम एटम का मतलब अब मैं आपको बता देता हूँ, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड होता क्या है एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए अमोनिया है, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, आपको पता है। एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, बिल्कुल एक लोन पेयर भी होता है नाइट्रोजन के पास, है ना? तो एक लोन पेयर बना दिया। अब मान लो कोई H पॉजिटिव आयन आ गया, H पॉजिटिव एसिड से आएगा, इस H पॉजिटिव के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अमोनिया के पास आ गया, अमोनिया के पास लोन पेयर पड़ा है नाइट्रोजन के पास में। तो ये क्या करता है H पॉजिटिव, ये कहता है कि तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, धक्का मुक्की करता है इससे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अगर हाइड्रोजन के पास उसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो होगा क्या, ध्यान दो, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चला जाएगा, 1 पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, गया, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना एक दे दिया भाई, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, यस और नोट? यस सर। तो पहले तो नाइट्रोजन दे देता है उस इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आता है तो नाइट्रोजन को बर्दाश्त नहीं होता, वो कहता भाई मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे वापस दे। हाइड्रोजन कहता मैं तो नहीं देने वाला, तो कहता चल ठीक है समझौता कर लेते हैं, तू रख इसे पर मेरे साथ शेयर कर ले ताकि मुझे महसूस ना हो, मुझे मेरे पास ही रहना चाहिए मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है?
तो ये भाई उसको पास रखता है, तो ये इन दोनों के बीच में शेयरिंग से बॉन्ड बन जाता है। बट इसे हम ऐसे एरो से दिखाते हैं, मतलब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन की तरफ एरो कर दिया, और फिर नाइट्रोजन ने वही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, वही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, खुद का इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन, अब ये इलेक्ट्रॉन वैसे तो हाइड्रोजन का हो चुका है, लेकिन नाइट्रोजन इसके साथ शेयर करके बॉन्ड बना रहा था, कभी कभी नाइट्रोजन के पास भी रहता है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से मिलकर बने, ये होता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट। एक और चीज पूछनी थी हाँ बेटा। सर सर, केमिस्ट्री जब का मतलब नाइट्रोजन के पास 3 आ ही गए एटम, सर 3 इलेक्ट्रॉन आ ही गए शेयर करके, तो सर उसने अपने लोन पेयर से उसके 8 हो गए पूरे शेल में, तो सर उसने अपना दिया ही क्यों हाइड्रोजन को बिल्कुल लोन सही पेयर बात वाला है, इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या था, मैंने बोला जबरदस्ती होती है सीधा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा, नाइट्रोजन नहीं देना चाहता, तो उसने क्या किया, अब देखो 8 हो गए टोटल, लास्ट शेल पूरी भर गई, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिल गए उसे, अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे तो दिया, लेकिन शेयर कर रखा है, इसका मतलब वो अभी भी उसके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो अभी भी उसके पास है, लेकिन वो शेयरिंग में पास है बस, जैसे पहले करेगा तो 8, अब भी 8 ही हैं, देख लो टोटल करके अभी भी 8 ही हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 खुद के, 4 दूसरों के साथ शेयर कर लिए, बट खुद का 1 इलेक्ट्रॉन परमानेंटली डोनेट कर दिया, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाया जाएगा, और नाइट्रोजन पर वो होता है एक्चुअल में, तो हम इसको NH4 पॉजिटिव मानते हैं। क्लियर है? तो यानी कि इसके साथ थोड़ी सी जबरदस्ती होती है बेटा, पहली बात। दूसरी चीज, इसको जरा ऐसे लो, सपोज दैट एक अमीर आदमी है, नाइट्रोजन अमीर आदमी है, बहुत इलेक्ट्रॉन उसके पास, हाइड्रोजन एक गरीब आदमी है, लेकिन हाइड्रोजन बहुत ताकतवर इंसान है, वो इलेक्ट्रॉन को छीनना जानता है, पैसा इलेक्ट्रॉन समझ लो, या उनके बच्चे समझ लो, इलेक्ट्रॉन्स को आप नाइट्रोजन के बच्चे समझ सकते हो कि वो उसके चाइल्ड है। तो हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं है, लेकिन उसके पास पावर बहुत है, तो वो हाइड्रोजन के पास आता है और उससे 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अब नाइट्रोजन की इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे वापस ले, हालांकि कभी कभी वापस भी ले लेता है, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है कि भाई तुझे मैं जाने नहीं दूंगा, मेरे पास ही रह, तू छीन के जा नहीं सकता, मेरे पास रह और इसका यूज कर सकता है, इसके साथ रह सकता है, मेरे इलेक्ट्रॉन को, मेरे समझ लो चाइल्ड को, बच्चे को रख सकता है तू, लेकिन तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं दूर नहीं जाने दूंगा, ऐसा होता है, समझ गए? तो कुछ कुछ कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कुछ जबरदस्ती सी होती है। इसको ऐसे लगा लो, अब एक और चीज बताता हूँ, मान लो एक अमीर आदमी है, उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन अमीर आदमी है, वो एक बंदे को, गरीब आदमी को हायर करता है, उसको मैनेजर बनाता है, वो बहुत दिमाग वाला है, उसको कहता है मेरी फैक्ट्री चला, ठीक है, तो अब अमीर आदमी उसको सैलरी दे रहा है, ठीक है, लेकिन जो दिमाग वाला बंदा है वो कहता है मैं सैलरी में काम नहीं करूंगा यार, क्योंकि सैलरी तो मेरे को बहुत कम मिल रही है और मेहनत तो सारी मेरी है, ये गधा तो बैठा रहता है फ्री की खा रहा है, तो वो काम में चोरी करना शुरू कर देता है, उसकी फैक्ट्री का सत्यानाश करना शुरू कर देता है। तो क्यों ना एक ऐसा इलाज ढूंढा जाए कि अमीर आदमी उसको कहता है देख भाई मैं तुझे 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री की कीमत है 20 लाख रुपए, मैं तुझे 10 लाख रुपए अभी कैश दे रहा हूँ, मैं तुझे पार्टनर बना रहा हूँ अपनी फैक्ट्री में, कैश ना देके कहता है मैं तेरे को पार्टनर बना रहा हूँ, आधी फैक्ट्री तेरी है आधी मेरी है, पार्टनर बना दिया 10 लाख, और वो कहता है 10 लाख रुपए धीरे धीरे कभी दे दियो तेरे पास हो तो, लेकिन अब तुझे जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों का आधा आधा बटेगा, यू आर नॉट ऑन सैलरी, यू आर ऑन प्रॉफिट। अब मैनेजर को लगेगा कि यार प्रॉफिट में हूं तो ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा बढ़िया काम करूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, तो वो ईमानदारी से काम करेगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, हालांकि उसे 10 लाख उसके चुकाने हैं, ये याद रख लेना, नहीं चुकाए तो फैक्ट्री तो उसी बंदे की रहेगी, बेवकूफ बना दिया उस अमीर आदमी ने उसको, फैक्ट्री तो उसी की रहने वाली, क्योंकि वो 10 लाख तो चुकाएगा नहीं। अब सैलरी की जगह उसने उसको पार्टनर बना लिया, यहाँ पर यही हो रहा है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, जब भी हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन वापस छीन लेगा, लेकिन फिलहाल के लिए उसको डोनेट कर दिया, कह दिया कि तू रख, फिर वो कहता है तुझे जाने नहीं दूंगा, ये मेरे पास ही रहना चाहिए, शेयर करके बॉन्ड भी बना लिया, दैट इज कॉल्ड डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस, क्लियर हुआ सबको? यस सर, समझ गए। एग्जाम्पल को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, टू डोनेट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, एक्सेप्टर्स एक्सेप्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट करेगा, दूसरा डोनेट करेगा, तो इस लाइन में तो कुछ नहीं रखा। मेटालिक बॉन्ड देखिए, मेटालिक बॉन्ड, फोर्थ पॉइंट, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? भाई मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। तो मेटल्स के अंदर जैसे सोडियम है, Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के रखता है, दूसरा Na पॉजिटिव, मैं सबके इलेक्ट्रॉन्स भी बनाऊंगा, ठीक है, इसको ध्यान से करिएगा, बहुत आसान है ये बॉन्ड, मतलब मेटालिक बॉन्ड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने दूसरे डिवाइस से लॉगिन किया है 2 मिनट पहले, मतलब डिस्चार्ज हो गई थी पहली बारी, तो आपने क्या क्या कराया एक बार बता देंगे थोड़ा सा? कुछ भी नहीं करवाया बेटा, बस वो डेटिव बॉन्ड ही एक्सप्लेन किया।
डेटिव बॉन्ड क्या होता है, NH4 के बीच में डेटिव बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये H पॉजिटिव था हाइड्रोजन, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ गया, हाइड्रोजन न्यूट्रल हो गया, और फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, देखो इन दोनों के बीच में वही इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो यानी है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे जो शेयर हो रहे हैं, तो इसलिए इसको डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सर ये ये नियम के उसका साथ भी होता है, क्या, ये जो होता है डेटिव बॉन्ड ये सिर्फ उसके साथ होता है, अमोनियम के साथ होता है, NH4 के साथ? नहीं, कोई भी H पॉजिटिव आयन या कोई भी पॉजिटिव आयन अगर किसी इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज जिसके पास में लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर लोन पेयर होता है ना, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाती है, तो इसके पास में भी अगर H पॉजिटिव आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इसका पॉजिटिव चला जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड है। इसको एरो से दिखाते हैं कि ऑक्सीजन ने डोनेट किया, किसको डोनेट किया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को डोनेट किया, दैट इज ओके सर, ठीक है सर, ठीक। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे करेंगे, लेकिन ये एग्जांपल फिलहाल याद कीजिए। अब देखो मेटल्स में कैसा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, तो मैंने सारे पॉजिटिव आयन बना दिए, और इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल्स क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपने से दूर कर देती हैं। जैसे गली में बच्चे खेल रहे होते हैं, तो सबके बच्चे खेल रहे हैं तो गली के अंदर उनको छोड़ दिया, सभी मेटल्स ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री मूव कर दिया। अब इससे क्या होता है, आप किसी भी एक सेंट्रल वाली मेटल को उठा लीजिए, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, अगर सेंट्रल वाली मेटल को, जैसे मान लीजिए मैंने इसको उठाया, तो ये मेटल क्या कर रहा है भाई, ये मेटल इस इलेक्ट्रॉन को, खुद के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी कर रहा है यहां से, इसको भी कर रहा है यहां से, है ना, इसको भी कर रहा है। तो देखो ये एक्चुअल में ऐसा लग रहा है जैसे मेटल चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। यस, क्लियर है, खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़े 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 शेयर कर लिए, तो कुल मिला के वो न्यूट्रल ही रहता है। तो ये होता है मेटालिक बॉन्ड, इसी को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। यस बेटा, क्लियर है सभी को? जी सर, क्लियर है सर। है ना। अब बात करते हैं, अब जरा देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है मेटालिक बॉन्ड के अंदर। मेटालिक बॉन्ड के अंदर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कर्नल। मेटल कर्नल क्या होते हैं, वही पॉजिटिव चार्ज एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ रखे हैं उन्होंने, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही बाहर फ्री छोड़ती है मेटल, इसीलिए उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कर्नल न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कर्नल्स का मतलब है वो पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज वाले वो कर्नल बोलते हैं, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, वो तो सब में होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन। लगभग मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकती हैं थोड़ा बहुत, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो बाहर थोड़ा चल सकते हैं। तो यहाँ आप देखो नीचे सही डेफिनेशन दे रखी है, देयर इज ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समुंदर होता है इलेक्ट्रॉन का, वेयर कर्नल्स आर देयर, जहां कर्नल्स होते हैं। देखो यहाँ मैंने सोडियम को दिखाया और सोडियम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये तो मैंने कम मॉलिक्यूल बनाया है, कम एटम्स बनाया, अगर बहुत सारे एटम्स हो तो बहुत सारे एटम्स के अंदर बहुत सारे चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कर्नल्स पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का सी होता है, और ये रिपल्शन बिटवीन द कर्नल एंड अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल, सीधी सी बात है, अट्रैक्शन और रिपल्शन कैंसल आउट एंड दस फॉर्मिंग मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। तो ये अट्रैक्शंस होती हैं सोडियम और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, सिर्फ इतना याद रख लो, बाकी की बकवास लिखी हुई है उसका कोई मीनिंग नहीं। यस, क्लियर है सभी को? मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है भाई। आगे बढ़ते हैं। आप आयनिक बॉन्ड के बारे में बता रखा था, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ पहले बता दिया ना आपने। क्या बेटा? हाँ, ये हो चुका आयनिक बॉन्ड, बस इसको डिटेल मतलब मेटालिक बॉन्ड में जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के फ्री रहते हैं। देखो मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे आउटर शेल में बैठे होते हैं, मेटल्स जो है उसको थोड़ा सा लूज कर देती, थोड़ा सा फ्री, ज्यादा नहीं, और फिर दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लग जाती है। लालच चाहिए कि सबके बच्चों का ध्यान रख रहा है एक मेटल, इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन्स का, चारों तरफ उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबका, दूसरा मेटल भी वही कर रहा है, तीसरा भी वही कर रहा है। गली में बच्चे खेल रहे हैं, तो पेरेंट्स, पूरी गली के अंदर जितने भी माँ बाप हैं उनके सबके बच्चे खेल रहे हैं, तो कभी मान लो कि मैं गली से बाहर देखता हूँ तो सबके बच्चों को देख रहा हूँ, खुद के बच्चों को भी देख रहा हूँ, सब ठीक है। कभी कोई दूसरा पेरेंट आता है, कभी कोई तीसरा पेरेंट आता है, और इस तरह से सारे बच्चों की केयर हो जाती है। यहाँ पर भी सभी इलेक्ट्रॉन्स को, सभी मेटल आयन सबके इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, और इसी वजह से ये एक दूसरे के अंदर अट्रैक्शन में आ जाते हैं, सब आ जाते हैं एक दूसरे के अट्रैक्शन। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। यस सर, देखो आयनिक बॉन्ड हमने कर लिया था, इसको थोड़ा डिटेलिंग दे रखी है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट बाय द क्रिस्टल अदर देन द मॉलिक्यूल, सब बकवास चीजें। इलेक्ट्रोवैलेंसी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन फ्रॉम द आयनिक सॉलिड, ये इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। किसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, नया सा वर्ड है,
बाकी आने जाने इसमें कुछ नहीं है, मीनिंग वही है। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, ये मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई, 1.7 वाला याद है। आयनिक आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, जो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है वो आसानी से डोनेट कर दे। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाने में कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो ज्यादा सारी एनर्जी छोड़े, कौन, नॉन मेटल, ठीक है। लैटिस शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी क्या होती है भाई, ये बता देता हूँ। लैटिस एनर्जी यहाँ नीचे दे भी रखा है मैंने, जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जब ये दोनों आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तो एक एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को, क्योंकि जैसे ही अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन से सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है, ये यूनिवर्सल लॉ है। अट्रैक्शन से सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है, तो NaCl की एनर्जी डाउन हो जाएगी दोनों की, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जब अगर इसका उल्टा भी एक डेफिनेशन, अगर NaCl सॉलिड फॉर्म में है, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को अलग कर रहा हूँ गर्म करके, दोनों को अलग कर दिया, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मिनिमम, कितनी एनर्जी चाहिए इन दोनों को अलग करने के लिए, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। या फिर यूं समझ लो कि जब दोनों अलग थे, उन जितनी भी उनकी एनर्जी थी, जब वो पास आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन से सिस्टम की एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो वो जितनी एनर्जी लूज करेंगे उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। या फिर उनको अलग करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाएगी उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। यस, क्लियर है सबको, यस सर। है ना। तो लैटिस एनर्जी अब आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ देखिए आयनिक के अंदर लैटिस एनर्जी, हाईली ऑर्डर्ड 3D अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड अनायंस held together by electrostatic action, they are known as lattice। लैटिस का मतलब क्या होता है भाई, जब हम NaCl को, लैटिस का मतलब समझ लो, NaCl को जब अरेंज करते हैं तो हर एक Na के बाद Cl आता है, हर एक Na के बाद Cl आता है, ठीक है। यहाँ पर भी Cl Na Cl Na, ये एक दूसरे को, सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी क्लोरीन है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे सॉलिड को लैटिस बोलते हैं। लैटिस समझ में आया, यानी आयनिक सॉलिड्स को, आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को लैटिस बोला जाता है। क्लियर है। ओके। उस लैटिस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही उन दोनों को अलग करने के लिए सिंपली समझ सकते हैं। तो लैटिस एनर्जी देखो, वहां लैटिस एनर्जी नहीं, लैटिस अकेला होना चाहिए था पिछले पेज पर, ठीक है। मैं इसको चलो करेक्ट कर देता हूँ, लैटिस, व्हाट इज लैटिस, नॉट लैटिस एनर्जी, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका करेक्शन हो चुका है। लैटिस, ये तो था लैटिस। और नेक्स्ट जो है लैटिस एनर्जी है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयन। अब देखो इसको थोड़ा सा हम साइंटिफिक लैंग्वेज में करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली, रिक्वायर्ड एनर्जी जो जरूरत है कंप्लीटली अलग करने के लिए 1 मोल सॉलिड आयनिक सॉलिड को इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस, मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में वापस अलग करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यस, क्लियर है बेटा सबको। अब आगे देखिए फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी को, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, इनकी जो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। चार्ज ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस ज्यादा है, दूर है एक दूसरे से आयंस, ज्यादा दूर है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो भाई डेफिनेटली इनको अलग करना आसान है, पास है तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरआयनिक डिस्टेंस r होता है, अगर r पॉजिटिव इज रेडियस ऑफ कैटायन, नेगेटिव इज रेडियस ऑफ एनायन। एनायन और कैटायन की रेडियस बता रखी है, r जो अकेला r दे रखा है ये इंटरआयनिक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसको तोड़ना आसान होगा। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड कैटायन एंड एनायन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन को मल्टीप्लाई कर दो, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वही लैटिस एनर्जी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेडियस का एक बार बता दो कैसे इफेक्ट करता है। बताता हूं बेटा, देखो यानी कि अगर मान लो आपके पास में कैटायन के ऊपर चार्ज है, ठीक है, कैटायन पर चार्ज है 1 कूलम एन पॉजिटिव, एनायन पर चार्ज है 1 कूलम नेगेटिव, तो इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये कह रहा हूं, समझ में आ गया। तो अगर यहाँ कांस्टेंट लगा दे तो हम ये सिंपली यहाँ एक कांस्टेंट लगा के लैटिस एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लैटिस एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है, कैटायन, तो समझ लिए कैटायन की जगह मैं इसको लिख देता हूँ पॉजिटिव आयन का चार्ज, ठीक है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज
मल्टीप्लाई में नेगेटिव आयन का जो चार्ज है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। और इससे पहले कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दो, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है, के नहीं लिखेंगे हम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। दैट इज द पॉइंट की पॉजिटिव और लैटिस एनर्जी क्या होती है। क्लियर है सभी को? यस सर। यही पॉइंट था वो बेटा जो आप पूछ रहे थे कि लैटिस एनर्जी में क्या है। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके चार्ज के मल्टीप्लाई के, तो चार्ज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, चार्ज दोनों का कम होगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी। डिस्टेंस बड़ा है तो भी लैटिस एनर्जी घटेगी। देखो दो आयंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको तोड़ना आसान है, और तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए वही लैटिस एनर्जी होती है। क्लियर है? चार्ज इज डिसाइडिंग फैक्टर, ये भी है। साइज इज लेस इंपॉर्टेंट, यहां पर इसने जो दिया इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट होता है। साइज इज लेस इंपॉर्टेंट देन द चार्ज, इट कम टू डिसाइड द लैटिस एनर्जी। चार्ज ज्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, चार्ज पर डिपेंड करती है, साइज इतना बड़ा नहीं है। ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी बता रखा है, के आई का सबसे कम है, के बी आर, के सी एल, के एफ का साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है। चार्ज सबका सेम है, के आई में भी पॉजिटिव नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव है, के बी आर में भी, सब में चार्ज वन वन है, तो चार्ज यहाँ पर फैक्टर नहीं होगा। फिर साइज देखेंगे, नीचे देखो बी ए ओ एस आर ओ, बैरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सबसे छोटा साइज बेरिलियम का होता है। ऑक्सीजन सब में सेम है, तो चार्ज भी दोनों सब में दो दो है, तो यानी कि बेरिलियम ऑक्साइड को तोड़ना सबसे मुश्किल है, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों अलग अलग मेटल्स हैं, अलग अलग ग्रुप से हैं। सोडियम एल्कली मेटल, मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये कहाँ आता है, ये तो नॉन मेटल में आता है एल्यूमिनियम, है ना, मेटल है लेकिन नॉन मेटल में। और दूसरी बात, यहाँ पर सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पर 2 है, और एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज। जिसका ज्यादा चार्ज है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा मिलेगी। यस बेटा, क्लियर है ये सबको? यस सर। तो ये जो ऑर्डर हैं ये ध्यान से रट्टा मारने वाले इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं, याद रख लेना भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सर जिसका जितना ज्यादा होगा उतना मुश्किल होगा तोड़ना। हाँ, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? रूम टेम्परेचर पर जनरली सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सिंपल करवा रहा हूँ, सिंपल सी चीजें। वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, ठीक है। हार्ड होते हैं, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल क्या होते हैं भाई? नमक देखा किसी ने, काला नमक पत्थर जैसा, उस पर हथौड़ा मारोगे पड़क से टूट जाएगा, वैसे बहुत सॉलिड है। काला नमक देखा हुआ है सभी ने? यस सर। पत्थर के जैसा, तो ब्रिटल का मतलब है हथौड़ा मारते ही टूट जाएगा। मेटल भी सॉलिड होती है, मेटल पे हथौड़ा मारोगे नहीं टूटेगी, बहुत ज्यादा हथौड़ा मारोगे फैल जाएगी, टूटेगी नहीं, जल्दी से तो नहीं टूटेगी, है ना। रिजिड का मतलब होता है सख्त होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि ये लोग देखो, नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि NaCl, Cl चारों तरफ चिपक सकता है, कहीं भी चिपक सकता है, उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ा कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में चिपकेगा, नहीं, किसी भी डायरेक्शन में चिपक सकता है, तो इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। सोल्यूबल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट ओनली। पोलर क्या होते हैं? मैंने डाइपोल्स बोले थे, 2 पोल बताए थे। अगर किसी पर चार्ज है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये पोल है, तो इनको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। समझ में आ गया? 2 पोल, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, तो पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है सॉल्वेंट से, उसी में डिसॉल्व होते हैं। यस बेटा, क्लियर है ये सबको? यस सर। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये केमिस्ट्री का बेस्ट एवर रूल है आज तक का जो मैंने पढ़ा है। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये हमारी सोशल लाइफ पे भी अप्लाई होता है। पोलर सोलवेंट में, सोलवेंट मतलब पानी है, पानी पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल होता है, थोड़ा सा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है हाइड्रोजन वालों को, जिससे ऑक्सीजन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आता है, वो मॉलिक्यूल बन जाता है पोलर। समझ गए? जैसे कि यहाँ अगर मैं इसको बनाऊं H2O, स्लाइटली नेगेटिव होगा, स्लाइटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को शेयर तो करता है लेकिन अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? यस और नॉट? यस सर। तो ये पोलर हो गया। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सोलवेंट यानी पानी, सोलवेंट का मतलब जो लिक्विड होता है, और पोलर मॉलिक्यूल NaCl, दोनों पोलर होंगे तो घुल जाएंगे। अगर दोनों पोलर नहीं है, एक नॉन पोलर है, तो नहीं घुलेगा। पानी में घी डिसॉल्व करके देख लो, ऑयल डिसॉल्व करके देख लो, नहीं घुलता, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं, घी और ऑयल, ठीक है। और नमक पोलर होता है, आसानी से घुल जाता है। चीनी भी पोलर होती है, आसानी से घुल जाती है। क्लियर है ये बात सबको? अब इसको सोशल लाइफ में अप्लाई करके देखो। क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग स्कूल में जाते हैं,
जो सबसे शरारती बच्चे होते हैं, इकट्ठे बैठे होते हैं, उनकी दोस्ती पक्के वाली। जो सबसे पढ़ाकू लेवल के होते हैं, इकट्ठे बैठे होते हैं, उनकी दोस्ती भी पक्के वाली। समझ गए? जो एवरेज होते हैं वो एवरेज के साथ बैठते हैं, पक्के पक्के दोस्त। लाइक डिजोल लाइक, जो जैसा है उसको वैसा ही दोस्त पसंद आता है। क्लियर है? बेस्ट एवर रूल। यस, समझ में आया सभी को? यस सर। अब यहाँ पर आप देखकर बता सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं ना, अगर आपको किसी इंसान का कैरेक्टर जानना है तो उसके 5 दोस्त देखिए, कौन कौन से उसके दोस्त हैं जिनके साथ वो रहता है आजकल। 5 दोस्त, ठीक है? अगर वो पांचों के पांचों खराब बंदे, 5 में से अगर 3-4 भी खराब है तो समझ लेना कि वो बंदा खराब है, वो अच्छा इंसान नहीं है। समझ गए? और अगर उसके पांचों के पांचों दोस्त अच्छे हैं तो समझ लेना कि वो अच्छा आदमी है, वो बुरा नहीं है, दिल से तो बुरा नहीं है। ढूंढने का बेस्ट तरीका है कि कोई इंसान कैसा है। हाँ, कई बार हमें लगता है। थोड़ी है बस, क्या बेटा? मस्ट थोड़ी है ऐसा। मस्ट है बेटा, ध्यान से सोचना, कहीं ना कहीं आपके उसमें गुण जरूर मिल रहे होते हैं, ये याद रख लेना। अगर आपके पांचों दोस्त खराब हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उस लाइन में आज नहीं हो तो कल पड़ जाओगे, आप भी खराब हो जाओगे। ये पक्की बात है, एक्सपेरिमेंटल है, यही मस्ट है। इसीलिए तो कह रहा हूँ सबसे बेस्ट एवर। अगर किसी काम की वजह से मतलब थोड़े टाइम के तो रहना है साथ में, उसको दोस्ती नहीं कहते। दैट इज नॉट द दोस्ती कि आप जिसको हर चीज को, किसी काम में अगर मैं किसी से कभी कहीं काम कर रहा हूँ तो मेरा दोस्त जो है वो उस काम की वजह से दोस्त है। दैट इज नॉट द फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब है जिनके साथ आप टाइम बिताना पसंद करते हैं, जो काम के अलावा भी आपके दोस्त हैं, वो कैसे हैं उनको ढूंढिए। समझ में आया? और उनको देखिए कि आप किन दोस्तों को पसंद करते हैं। जिगरी दोस्त आपका कौन सा है, जो सबसे अच्छा दोस्त है आपका, वो ढूंढिए, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड बोल देते हैं या कह देते हैं बचपन का दोस्त है ये। तो वो दोस्त जो आज भी आपको पसंद है, आज भी आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार बचपन के दोस्तों को हम छोड़ देते हैं, खुद ही छोड़ देते हैं। पता है, हमारे दोस्त बदलते रहते हैं, उम्र बदलेगी, 10th तक कोई और दोस्त थे, +1 में कोई और दोस्त हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ने नॉन मेडिकल ली नहीं होगी, कुछ ने ली होगी, कुछ ने आर्ट्स लिया होगा, कुछ ने स्कूल बदल लिया होगा। तो हमारे दोस्त बदल जाते हैं, बेशक बदलते हैं, लेकिन हम अगर वैसे ही दोस्त दोबारा नहीं बनाते हैं, वैसे ही जैसे पहले थे, तो इसका मतलब हम बदले नहीं है। लेकिन अगर हमारे दोस्तों का बिहेव बदल रहा है, ठीक है, हम बुरे से अच्छे की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छे से अगर हम बुरे दोस्तों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसका मतलब आने वाले टाइम में हम भी बदल जाएंगे, हम अच्छे से बुरे हो जाएंगे या बुरे से अच्छे हो जाएंगे, कुछ ना कुछ जो जरूर होने वाला है। ये 100% अप्लाई होता है लाइफ में, याद रख लेना। किसी ने कहा था अगर किसी इंसान की सोच जाननी है ना तो उसके दोस्तों को देखो कि उसके दोस्त कैसे हैं। सबके सारे दोस्त वो क्या कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ तैयारी कर रहा है, उसी हिसाब से हमारे दोस्त बदलते रहते हैं। तो 1-2 दोस्त से तो पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर 5 दोस्तों को आप देख लेते हो, पांचों के पांचों गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो छठा दोस्त है, आज भले ही वो नहीं कर रहा, मैं हूं, अगर मेरे 5 दोस्त गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली मैं उनसे इन्फ्लुएंस होने वाला हूं, मैं भी वो तैयारी करने की सोच रहा हूँ। डेफिनेटली ये गारंटेड है। और अगर मान लो कि वो पांचों के पांचों निकम्मे हैं, वेले बैठे हैं, मैं जॉब में हूँ, याद रख लेना साल 6 महीने में मैं जॉब छोड़ दूंगा, ये गारंटी है। चेक करके देख लेना खुद को, जॉब छोड़ दूंगा, लड़ाई हो जाएगी मेरी जॉब से, कहीं ना कहीं कुछ और हो जाएगा, कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, मैं खुद लड़ लूंगा, या फिर मैं खुद कोई बहाना लगा दूंगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं पड़ा, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, योग ऐसे ऐसे बहाने बनाने वाले बहुत से लोग, ठीक है। और वो जॉब छोड़ के बैठ जाएगा, मतलब अपने दोस्तों के जैसा हो जाएगा। आज नहीं है तो हो जाएगा, ये पक्की बात, बिल्कुल। चेक करना, अप्लाई करना, समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो भाई, कंडक्ट इलेक्ट्रॉन मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर पानी में डिसोल्व कर दोगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे ये लोग, ठीक है। हमें पता है NaCl साल्टी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सबने सुना हुआ है। एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। नोट, polar molecule are those in which charge separation is present simply if they have dipole। ये मैं बता भी चुका हूँ पोलर मॉलिक्यूल होते क्या, तो इस नोट का कोई मायने नहीं रखता। एग्जांपल इन्होंने नेक्स्ट पेज के ऊपर दे रखा है, HF और वाटर, वाटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, HCl भी पोलर मॉलिक्यूल। इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नमक अगर बिल्कुल सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में, मतलब पानी में डिसोल्व कर दो सॉल्यूशन की फॉर्म में, या फिर उसको गर्म करके लिक्विड बना लो, इतना गर्म करो कि नमक लिक्विड बन जाए। आइसोमॉर्फिज्म देखिए अब क्या होता है भाई, आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब सेम, मॉर्फोलॉजी का मतलब शक्ल सेम है। When two substances have same structure, morphology होता है शक्ल भाई,
दे आर नोन एज आइसोमॉर्फ्स, इनको आइसोमॉर्फ्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव सेम टाइप ऑफ द केमिकल फॉर्मूला, जैसे FeSO4 7 वाटर, MgSO4 7 वाटर, ZnSO4 7 वाटर। यस बेटा, समझ में आया ये आइसोमॉर्फिज्म? सबके साथ एक SO4 लगा हुआ है, यानी सबके ऊपर SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो सबके ऊपर 2 पॉजिटिव है। आयरन पर भी 2 पॉजिटिव है, ठीक है। मैग्नीशियम पर भी 2 पॉजिटिव होता है, जिंक पर भी 2 पॉजिटिव, सब पे 2 पॉजिटिव है। याद रख लेना, ये 2 पॉजिटिव, ये भी 2 पॉजिटिव, ये भी 2 पॉजिटिव है। SO4 पर 2 नेगेटिव होता है, ये ध्यान रख लेना। और 7 वाटर लगे हुए हैं सभी के साथ। अब होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसका क्या मतलब? मॉर्फिज्म का मतलब तो अभी वही है, पॉली का मतलब एक से ज्यादा। occurrence ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक सब्सटेंस है, पर्टिकुलर सब्सटेंस जो एक से ज्यादा शक्ल है उसकी। फॉर्मूला सेम है लेकिन शक्लें एक से ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, ZnS जिंक सल्फाइड है, फॉर्मूला यही रहेगा। स्फलेराइट और वुडजाइट 2 स्ट्रक्चर्स बनाता है, डिपेंड करता है वो दोनों स्ट्रक्चर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा करो या एकदम से ठंडा कर दो गर्म को, तो उस हिसाब से मतलब बनाने की प्रोसेस में फर्क होता है, लेकिन दोनों का फिर अंदर का स्ट्रक्चर बदल जाता है जिंक सल्फाइड के केस में। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, फिनोमेना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यस, क्लियर है सभी को? सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं जस्ट। यस गाइस, सबको क्लियर है बेटा? सर एग्जांपल समझ नहीं आया। क्या एग्जांपल? एग्जांपल नीचे है ना, ZnS। सर वो क्या कह रहे हो, जो दोबारा बोलो। सर ये जो 2 चीजों में एग्जिट करता है ना, वो समझ नहीं आया। वो समझ में नहीं आया? सोचो, ZnS है, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल बताता हूँ। सोचो ZnS है, जिंक है, और यहाँ पर सल्फर जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। सल्फर, इसके साथ सल्फर जुड़ा हुआ है। एक और यहाँ पर, अब मैं ZnS बनाता हूँ, एक और ZnS बनाता हूँ, और ये आपस में इस तरह से एक दूसरे पर स्टैक के ऊपर, मतलब एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है, एक ZnS दूसरा ZnS उल्टा हो सकता है। फिर से ZnS सीधा हो, फिर से ZnS उल्टा हो, ये भी ऐसा भी बन सकते हैं। यस, क्लियर है? यानी फॉर्मूला sir. सेम है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, मोर्फोलॉजी शक्ल अलग है उसकी, फॉर्मूला सेम है। तो ये होता है वुडजाइट स्ट्रक्चर, इनके नाम, और स्फेराइट स्ट्रक्चर, स्फलेराइट स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट इज इट, नथिंग स्पेशल इन दिस। याद करना पड़ेगा, नाम तो सीधी सी बात है। हाइड्रेशन एनर्जी देखो भी, अब क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी? बहुत आसान है हाइड्रोजन एनर्जी। जब पानी में नमक डिजोल्व होता है, ये वाला डायग्राम याद कर लेना, Na पॉजिटिव, वाटर के ऊपर क्या होता है भाई? H2O, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो तो रिपेल करेगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे OH2 स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। तो ये इस केस में ये नेगेटिव जो है ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, सेम एज इट इज। दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा, तीसरा भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और चौथा मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा, पांचवा मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा, छठा मॉलिक्यूल, मतलब जितने भी होंगे वो उस हिसाब से जितने जुड़ सकते हैं वो पॉसिबल मॉलिक्यूल वो अट्रैक्ट करेंगे। जब ये इसके साथ, मैंने बोला था अभी अभी कि अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है। तो जब पानी के अंदर NaCl को डिसोल्व किया जाता है तो पानी Na पॉजिटिव को चारों तरफ से ऑक्सीजन वाली साइड से घेर लेता है, और क्लोरीन को, अब ये देखिएगा जरा, क्लोरीन को, Cl को भी वाटर, Cl नेगेटिव है, इसको भी वाटर घोल लेता है, लेकिन ये हाइड्रोजन की साइड से, क्योंकि हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से पानी भी क्लोरीन को भी अपनी तरफ, अपने चारों तरफ से पानी जो है वो क्लोरीन को जोड़ लेगा। यस, क्लियर है ये बात? सबको समझ में आई? यस सर। तो ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दोनों आयंस जो हैं वो पानी उनको चारों तरफ से घेर लेता है। इसको बोलते हैं डिसोल्व होना, पानी में ये घुल गए। नमक ऐसे घुलता है और नमक को ऐसे पकड़ के रखता है पानी चारों तरफ से। तो जब अट्रैक्शन फोर्सेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेज, तो उस टाइम पे थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो रिलीज होगी एनर्जी। उसी एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। पानी में घुलने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी, और घुलता कैसे है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। ये डायग्राम सीधा आपको याद रखना है, दैट्स।
हाइड्रोजन इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का वाटर विद मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस इन ए सॉल्यूट, तो ये हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस। अब यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो, तो 1 मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब 1 मोल नमक मैंने गैसेस आयंस अंडरगो हाइड्रेशन, जब 1 मोल नमक उसमें घोल दिया, वो गैसेस आयंस जो है, नमक पहले टूटेगा फिर आयंस में कन्वर्ट होगा और वो आयंस गैस फॉर्म में होंगे पानी के अंदर। अब आपको लगेगा पानी में गैस है तो उड़ क्यों नहीं जाती, उसको पकड़ के रखता है NaCl को, ठीक है, इसलिए उड़ती नहीं हो। If the hydrogen energy is greater than the lattice energy, the enthalpy of solution is negative. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रेशन एनर्जी यानी कि जब पानी में घुला तो जितनी एनर्जी हमें मिली, पानी में घुलेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, तो लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो, ग्रेटर है, देन द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हमें एनर्जी मिलेगी। पानी में NaCl को तोड़ने के लिए एनर्जी पानी देगा, पानी लगाएगा जोर, तोड़ देगा, तोड़ दिया, अब Na पॉजिटिव के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, चारों तरफ से पानी उसको घेर लेगा, गोला बना लेगा, बोल का गोला, चारों तरफ पानी घिरा हुआ है, बीचों बीच में Na पॉजिटिव है। दूसरा एक गोला है जिसमें Cl नेगेटिव है, चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। जब वो गोला बनाएगा तब हमें एनर्जी मिलेगी। पहले पानी हमसे एनर्जी मांगेगा, भी मुझे NaCl को तोड़ना है, अलग करना है, दोनों को अलग कर दिया तो एनर्जी देनी पड़ेगी। जब दोनों आपस, फिर वो दोनों को घेर लेगा तब हमें एनर्जी देगा। तो जब वो घेरता है, हाइड्रेशन एनर्जी जब हमें मिलती है, वो अगर ज्यादा है उसको तोड़ने वाली एनर्जी से, तो क्या होगा, सॉल्यूशन की एंथैल्पी नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब हमें मिलेगी, यानी कुल मिला के ये एनर्जी ज्यादा तो हमें मिलेगी, हमने दी कम मिली ज्यादा। बात खत्म। क्लियर है सभी को? सर एक वाटर के मॉलिक्यूल दोनों को नहीं खींच सकता? दोनों को कैसे? जैसे एक साइड से Na और दूसरे साइड से Cl। हाँ ऐसा खींचता है, तभी तो वो अलग हो जाते हैं, फिर वो टूट जाते हैं और फिर दूसरी तरफ से भी हर तरफ से गोला बना लेते हैं। क्लियर है? छोटे छोटे बॉल्स वाटर के ऐसे घूमते रहते हैं सॉल्यूशन में, यही नमक ऐसे घुलता है। अब आगे देखिए भी फैक्टर अफेक्टिंग द हाइड्रोजन एंथैल्पी है, तो देखो बेटा हाइड्रोजन एंथैल्पी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r + 1/r माइनस। r मतलब रेडियस है कैटायन की और एनायन की, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन एंथैल्पी। साइज ऑफ इंक्रीजेस द चार्ज, एज साइज इंक्रीजेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, ये यही मतलब है इस लाइन का, सिंपली आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, चार्ज ऑन द आयन, हाइड्रोजन एंथैल्पी डायरेक्टली चार्ज ऑन आयन पर डिपेंड है। आयन का चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगी। जेड पॉजिटिव मतलब आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, जेड नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इंक्रीज होता है डेंसिटी तो हाइड्रोजन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। ये नीचे वही लिखा हुआ है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला टाइप में जो डायरेक्टली इनवर्स दे रखा है इसी को याद करना है। आयन विद हाई चार्ज टू साइज रेशो आर मोस्टली हाईली हाइड्रेटेड, जिनका चार्ज टू साइज रेशो ज्यादा होता है, हाई चार्ज टू साइज रेशो, तो वो ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़ेंगे, बस सीधी सी बात ये है। तो ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन m पर, मेटल पर 1 पॉजिटिव, मेटल पर 2 पॉजिटिव, मेटल पर 3 पॉजिटिव। जिस मेटल पर 3 पॉजिटिव चार्ज है उसको ज्यादा मॉलिक्यूल घेरेंगे भाई, क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को, है ना? समझ में आ गया सभी को? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तो देखिए नेक्स्ट है, रिमेंबर करने के लिए कुछ देर का एक और पॉइंट देगा। हाइड्रोजन एंथैल्पी जो है नेचर ऑफ सोलवेंट, द नेचर ऑफ सोलवेंट पे के ऊपर भी डिपेंड करती है। हाइड्रोजन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ सोलवेंट के, ये जो एप्सिलॉन r इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब ये क्या चीज है ये बता देता हूँ। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 दे रखा है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है पानी में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो पानी कुछ इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा अपने अंदर ही रखता है। मान लो इस कॉर्नर से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, यहां तक पानी था, तो यहां से लेकर यहां तक इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी यहां पर हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गई। यस और नॉट? यस सर। जैसे वायर में हमेशा दो हिस्सों के बीच में, दो एंड के बीच में वायर में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी रहती है, वैसे ही पानी में रह रही है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है ना, जो पानी में हमेशा के लिए फिक्स हो गया जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उस अमाउंट को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यू विल रीड इट इन डिटेल इन फिजिक्स। फिजिक्स में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज होता है, वहां पर आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने सिंपल सी एक डेफिनेशन दे दी। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई क्या?
सॉल्वेंट का ये। रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज, वो जो है वो 1/4 एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 QR R स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक फॉर्मूला दे रखा है, बहुत ज्यादा काम नहीं आता, बस जस्ट रीड कर लो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंजेस बाय चेंजिंग मीडियम, सॉल्वेंट को बदल दोगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बदल जाएगा। एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस मोर solvents will be occur, hence solvation energy hydration energy increase। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, सीधी सी बात है हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, बस सीधा रिलेशन। पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज। पोलर सॉल्वेंट पोलैरिटी ज्यादा इंक्रीज होगी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा, हैंस सॉल्वेशन एनर्जी भी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है भाई। अब सॉल्वेशन क्या होता है, जैसे हाइड्रेशन था वैसे ही सॉल्वेशन है, कोई फर्क नहीं है। अगर पानी की जगह मैं अमोनिया ले लेता हूं, अमोनिया, और उसके अंदर NaCl को डिसोल्व करता हूं, तो अमोनिया भी यही काम करेगा, चारों तरफ से उसको, अमोनिया में नाइट्रोजन पे स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव होता है, वाटर के जैसा, और ये इसको घोलेगा अपने अंदर, तो ये दोनों तरफ से उसको भी घेर लेगा। अब यहाँ पर क्योंकि सोलवेंट क्या था, पानी नहीं था, अगर सोलवेंट पानी नहीं है तो हाइड्रेशन नहीं कह सकते, हाइड्रेशन का मतलब पानी होता है, तो सोलवेंट पानी नहीं है तो उसको सोलवेशन बोलेंगे। यस, क्लियर हो गया, ये चीज एक ही है ना, चीज एक ही है, बस पानी नहीं है तो सोलवेशन आ जाएगा, तो उसको सोल्यूशन बोलेंगे। प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन वही सेम टू सेम डेफिनेशन दे रखी है, द इंटरेक्शन ऑफ द सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टेबलाइज द सोल्यूट, सॉल्वेशन एनर्जी वही सॉल्वेशन एनर्जी होगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय डिसॉल्विंग ए सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, जैसे पानी में डिसॉल्व करने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर देन इट इज, देखो यहाँ साफ लिखा हुआ, इफ द सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट पानी है तो इसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, पानी नहीं है तो इसको सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। सॉल्वेंट अमोनिया हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HCl। हाँ बेटा, पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट हो सकता, मतलब कोई मेटल सॉल्वेंट? पानी के अलावा सब चीजें सॉल्वेंट हो सकते हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। HCl, H2SO4, HF, HNO3 सारे एसिड सॉल्वेंट हो सकते हैं, सारे बेस सॉल्वेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमें रिएक्शन कौन सी करवानी है। ठीक है, अच्छा, अमोनिया सॉल्वेंट हो सकता है। अगर पानी के अलावा हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो हमें उसे सॉल्वेशन बोलना है, मतलब जब वो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को सॉल्वेशन बोलेंगे, अगर पानी है तो हाइड्रेशन। ठीक है, आगे देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन वाटर डिपेंड अपॉन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। वो पानी में सोल्यूट कितना घुलता है ये डिपेंड उसकी लेटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। तो ये तो ऑब्वियस है, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो वो घुलने में जोर लगेगा उसका, तो शायद कम घुले। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो ज्यादा घुलेगा। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, पानी जब रिलीज करता है एनर्जी, जब वो घुलेगा तो अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है तो रिलीज करेगा एनर्जी, तो यानी हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा घुलेगा। अगर हाइड्रोजन एनर्जी कम है और लेटिस को तोड़ने में ज्यादा जोर लग रहा है तो पानी लेटिस को तोड़ ही नहीं पाएगा, NaCl के मॉलिक्यूल को तोड़ ही नहीं पाएगा। जब तोड़ ही नहीं पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो घुलेगा कैसे, है ना। तो लेटिस एनर्जी कम और हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगी तो वो सोल्यूबल होगा, अगर उल्टा हुआ तो वो इनसोल्यूबल साल्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस। अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात आती है, बिल्कुल सिंपल सा वही है। कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब मैं ना पहले ही करवा चुका हूं। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों के तीनों चीजें मैंने करवा दी थी। नाइट्रोजन के अंदर वही चीज दोबारा दे रखी, वहां हम डिटेल दे चुके, तो हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अब देखो भी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कुछ थ्योरीज दी गई थी। कोजेल लेविस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, सबसे बकवास है ये। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी दोनों एक जैसी सी हैं, ठीक है। वीबीटी में आएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको वीबीटी बोलते हैं, एक ही बात है। वेस्पर थ्योरी और वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दोनों एक ही बात है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन उसमें अलग टॉपिक है, दैट्स इट। इसके अलावा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये थोड़ी सी अलग है, मतलब वो दोनों थ्योरियां सेम है, बस हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है उसमें, एक में नहीं है, स्ट्रक्चर याद करने सिर्फ। और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी है, ये थोड़ी सी उससे अलग है, बस यही रह गया आपके लेसन में, लेसन खत्म हो जाएगा। इसी को अब हम घिसने वाले हैं पूरे लेसन में। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर, अब क्लियर है। लेविस अप्रोच देखो, एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज, कर्नल नेगेटिवली चार्ज, कोजल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में ऑक्टेट रूल है। हाँ बेटा। सर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट अब लेक्चर थोड़ा हैवी हो रहा है सर, अगर आप डोंट माइंड। बस ये लास्ट है, नो माइंड, बस ये लास्ट है, इसमें कुछ नहीं बता रहा, बस मैंने इंट्रो देना है इसका, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये समझ लो आपको ये ऑलरेडी आता है। लेविस अप्रोच, लेट
एटम्स कंटेन ए पॉजिटिवली चार्ज, कर्नल, आउटर शेल, वही बकवास चीजें दे रखी हैं, इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोजल इलेक्ट्रॉनिक क्या कहता है कि वो आउटर इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट रूल बताता है, यानी कि हर कोई एटम जो है अपने लास्ट में 8 पूरे इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। जैसे हमने पढ़ा था नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसी को दोबारा से वही चीज सेम बता रहा हूँ, तो इसमें कोई हैवी वाली बात बनेगी नहीं। देखो ये टोटल कितने हैं, 7 है, तो नाइट्रोजन क्या चाहता है, एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, नहीं सॉरी कितने होते हैं अभी, 4 और 3, ठीक है 3 अभी हो गए, ठीक है। तो देखो 3 और 2 5, 5 है, नाइट्रोजन क्या चाहता है, 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है हाइड्रोजन से, कर लेता है, और एक लोन पेयर इसके पास बच जाता है। लास्ट शेल ये वाली है, सेकंड वाली, इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 3 तो ये रहे और 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लिए, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और एक लोन पेयर, टोटल हो गया 8। यस क्लियर है। यस और 8 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, नियोन में, नहीं 10 होते हैं उसमें, है ना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल भर गई तो 2 इलेक्ट्रॉन और थे अंदर, अंदर वाले, तो टोटल कितने हो गए 10। तो हर एक एटम ये चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की जैसी होगी, हो जाए, और ये मैंने सबसे पहले यही बताया था कि सभी इलेक्ट्रॉन्स अपनी पूरी शेल को भरना चाहते हैं, शेल भर गई तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल जैसी होगी। तो 1 से लेकर 20 तक जितने भी एटम्स हैं, 1 से 20 तक, सब पर अप्लाई नहीं होता ये ऑक्टेट रूल, 1 से 20 तक, तो लास्ट सेकंड शेल या थर्ड शेल मिलेगी, जिसमें सेकंड शेल में 2s में और 2p में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 और 6 तो 8 हो गए ये, 3s में 2 और 3p में 6, ये भी 8 हो गए। तो अगर इससे कम इलेक्ट्रॉन है तो वो 8 पूरे करना चाहता है, समझ गए, लास्ट शेल में, और इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। समझ में आया ऑक्टेट रूल? 1 से 20 तक एटम लास्ट शेल सेकंड और थर्ड के अंदर अपने 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब अपनी शेल पूरी भरना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन तेल लेने गए, भाड़ में गए, कोई परवाह नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, अपनी शेल भरना चाहते हैं, और सेकंड और थर्ड शेल में तो आते ही 8 है, तो मतलब इसलिए उसने नाम रख दिया ऑक्टेट रूल। बस कहानी खत्म। मैंने बोला कि लास्ट शेल भरी होनी चाहिए, इसने बोला ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लास्ट शेल भरी होगी तो ऑक्टेट ऑटोमेटिकली कंप्लीट, बात खत्म। क्लियर है? यस यस सर। अब इसका एक एक्सेप्शन आता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कम वो कर रहा है भाई, तो ये इसको ये एक्सेप्शन मानते हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्टेट नहीं होता, डुप्लेट होता है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो स्टेबल होता है। यस क्लियर है बेटा सबको, है ना? तो ये एक्सेप्शन नहीं है, बकवास चीज है ये, नथिंग स्पेशल इन दिस। तो ये भाई ऑक्टेट रूल में कुछ ऐसा आता है, फिर ऑक्टेट रूल के कुछ ना वो आ जाएंगे। तो देखो डुप्लेट, ये रहा हाइड्रोजन और हीलियम कंप्लीट देयर डुप्लेट, ये डुप्लेट कंप्लीट कर, ठीक है। टेंडेंसी टू एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, लेविस ऑक्टेट रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। कोजल लेविस नाम था इसका। एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, एटम इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। और मैंने बोला लास्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स भरना चाहते हैं वो, और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं 1 से 20 तक, तो ये 1 से 20 तक बिल्कुल सही अप्रोच होता है। एटम कैन कंबाइन टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन एटम टू दूसरे एटम में, और शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ये सारी कहानी करते हैं, ये सब हम जान चुके हैं। यस गाइस क्लियर है सभी को? यस सर। सर इसको ऑक्टेट कैसे यस सर क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर बेटा। मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और किसी को डाउट है तो आप अपने डाउट ले सकते हैं।